बोर्ड जब भी कोई भी काम करता है, अकेला व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। यहां पर कोई भी कार्य हो, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, प्रत्येक कार्य के लिए समिति बनाई जाती है कुछ लोगों की, और वो समिति काम करती है। यहां पर तो कौन कौन सी समितियां बनती है बोर्ड में, लिखिए बोर्ड की समितियां। बोर्ड की समितियां, समितियां देखिए आप, सबसे पहले बनती है इसमें मान्यता की समिति, मान्यता समिति। इस कमेटी का काम है 9 से 12 तक के स्कूलों को मान्यता देना, केवल 9 से 12 तक के स्कूलों को क्या देना, मान्यता देना बोर्ड की। चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो उसको भी मान्यता लेनी पड़ती है। जैसे सरकार ने 12वीं तक स्कूल कर दिया, अगर वो सरकारी स्कूल बोर्ड की मान्यता नहीं लेता है तो उसके बच्चे आवेदन नहीं भर सकते, वंचित रह जाते। कई बार आता है अखबारों में कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट वाले क्या सोचते हैं कई बार, यह सरकारी स्कूल है इसको तो मान्यता ऑलरेडी होती है। नहीं, बोर्ड एक स्वायत्त शासित संस्था है, उससे मान्यता लेनी पड़ेगी, चाहे निजी स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, या कोई और प्रकार का स्कूल हो। कौन सी कक्षा तक, 9 से 12वीं तक। तो मान्यता की बात करें तो 9 से 12। अच्छा, एक और सवाल आया होगा, साहब 1 से 8 कौन देता है, 1 से 8 की मान्यता कौन देता है? 9 से 12 की तो यहां मिलती है, ठीक है, क्लियर हो गया। 1 से 8 मान्यता कौन देता है? कोई तो देता होगा, आपने कभी सोचा हो? आपने तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा, मैं नहीं पूछा है आपसे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर देता है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। चलो आगे, मान्यता मिल गई। अब बच्चों के पढ़ने के लिए पाठ्यचर्या चाहिए, पाठ्यचर्या समिति। दूसरी कमेटी कौन सी होती है? ये पाठ्यचर्या कौन सी क्लास का बनाएगा, जिसकी मान्यता देता है उसी की बनाता है। 9 से 12 ये पाठ्यचर्या समिति होगी। उसके बाद पाठ्यक्रम समिति, उसके बाद देखिए मान्यता होगी, पाठ्यचर्या होगी, पाठ्यक्रम होगी, परीक्षा समिति। अब जो परीक्षाएं करवानी है उनके लिए कमेटी बिठाई जाती है, परीक्षा समिति। और परीक्षाएं कौन कौन सी हैं? यहां पर देखिए मूल रूप से 10वीं और 12वीं बोर्ड है, देखो उसकी भी कमेटी होगी, ये काम करेगी। उसके बाद देखिए परीक्षा में, देखिए यहां से शुरू हो जाता आवेदन पत्र भरवाना, फिर उन आवेदन पत्रों की क्या करवाना, जांच करवाना। छोटा काम नहीं है, जांच करना, फिर प्रवेश पत्र जारी करना, प्रवेश पत्र जारी करना, रोल नंबर आवंटन करना उनके। सारा काम किसका होता है? एक कमेटी का होता है। उसके बाद देखिए कॉपी जांचने वाली कमेटी अलग होती है, उसको कहते हैं मूल्यांकन समिति। ये काम अलग है, रिजल्ट जो तैयार करेंगे, मूल्यांकन समिति। और पैसों का लेन देन के लिए होती है वित्त समिति, कितने आए, कितने गए, किस पर कितने खर्च करने हैं। तो ये कुछ समितियां हैं देखिए अपने यहां पर। ये बोर्ड में समय समय पर इनका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, और ये कमेटियां काम करती रहती हैं और अपनी रिपोर्ट देती है। और भी सरकार द्वारा कुछ काम दे दिया जाए अलग से तो उसकी भी कमेटी, जैसे अपने पात्रता परीक्षा होती है रीट, तो उसकी भी देखिए अलग से काम होगा, उसकी अलग से कमेटी बनेगी।
उतार लीजिए इन समितियों का, और फिर उसके बाद देखेंगे बोर्ड के कार्य। एक महत्वपूर्ण पार्ट है इसका कि कौन कौन से काम करता है बोर्ड। यहां से सवाल बनते हैं और पूछे भी जाते हैं कि बोर्ड द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं। देखिए, जितनी समिति बनेंगी उतने ही कार्य होते हैं, ये तो स्पष्ट है। यहां से काम करने के लिए तो कमेटी बनाई जाती है और इसी के आधार पर आपको कार्य बताने हैं और हमें कार्य लिखने भी हैं एक एक करके। हेडिंग डालो बोर्ड के कार्य। कार्य नंबर 1 वहीं से शुरू करते हैं। पहला कार्य लिखिए, मान्यता देना। ब्रैकेट में लिखना कक्षा 9 से 12 के स्कूलों को। ये लीजिए। दूसरा कार्य देखिए, कार्य नंबर 2। दूसरा है पाठचर्या और एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। पाठ्यचर्या यानी करिकुलम एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। निर्धारण करना। कौन सी क्लास तक का? 9 से 12 का। देखिए, लेकिन यहां अब कुछ बदलाव कर दिया। दिसंबर 2018 का एक ऑर्डर आता है एमएचआरडी का कि अब बोर्ड नहीं बनाएगा पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, अब बनाएगा आरएससीआरटी उदयपुर। जब उदयपुर के पाठ्यचर्या कमेटी बनती है तो वो लोग बोर्ड वालों को बुला लेते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं उस पर। अकेला देखिए आरएससीआरटी नहीं बनाता। लेकिन यहां हम लिख लेंगे इसके ऊपर, नीचे नोट लगा के लिख लेंगे 2018 से यह कार्य आरएससीईआरटी को दिया गया, उसको दे दिया। देखिए, उसके बाद देखिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कराना। का आयोजन कराना। कौन सी परीक्षाओं का आयोजन करवाता है? बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कराना। अब बोर्ड परीक्षाएं कौन कौन सी होती हैं देखिए, एक तो होती है 10वीं, एक होती है देखिए 12वीं। संस्कृत में 10वीं को कहते हैं प्रवेशिका, 12वीं में कहते हैं वरिष्ठ उपाध्याय, तीसरी देखिए जो परीक्षा होती है व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, और ये चल रही है 9 से 12। यहाँ इनकी भी परीक्षा करवाता है चारों क्लासों की। उसके अलावा देखिए एक परीक्षा और करवाता है रीट वाली, का आयोजन। ये परीक्षा करवाता है। देखिए, इनके अलावा कुछ प्रतियोगिताएं भी करवाता है ये। 3 के बाद क्या लिखते हैं? 4। क्या करवाता है? प्रतियोगिताएं। सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन,
प्रतियोगिताओं का आयोजन। और प्रतियोगिताओं के साथ साथ ही देखिए कुछ पुरस्कार भी देता है ये समय समय पर। सृजनात्मक प्रतियोगिताएं दो तरह की होती हैं, एक विद्यार्थियों की और एक शिक्षकों की। कितने प्रकार की होती हैं प्रतियोगिताएं? दो प्रकार की होती हैं। देखिए ये प्रतियोगिताएं, एक तो किसकी होती है? विद्यार्थी, और एक अध्यापक यानी शिक्षकों की। और एक किसकी होगी? विद्यार्थियों के लिए। देखिए शिक्षकों की देखिए जो सृजनात्मक प्रतियोगिता होती है दो होती है, जिला और राज्य, जिला और राज्य स्तर पर। ये देखिए, और यहां 3 प्रतियोगिताएं होती हैं। देखिए नंबर 1 पत्र वाचन प्रतियोगिता, नंबर 2 निबंध प्रतियोगिता, उसके बाद देखिए एक तो हो गया पत्र वाचन और एक निबंध, और एक होता है शिक्षण अध्यापन। 3 प्रतियोगिताओं में जो फर्स्ट आएंगे हर जिला लेवल पर उनको बुलाया जाएगा अजमेर बोर्ड में। फर्स्ट वालों को ही बुलाया जाएगा। तो 33 लोग हो जाएंगे तीनों प्रतियोगिताओं में, 33 33 33। उनकी फिर बोर्ड में प्रतियोगिता होगी। वहां बोर्ड में जो फर्स्ट आएगा वो राज्य लेवल का क्या कहलाएगा? प्रथम व्यक्ति कहलाएगा। ये शिक्षकों की प्रतियोगिता। यहां पढ़वाया जाता है, इसके अंदर कोई भी चीज को शिक्षण नहीं करवाया जाता इसमें। जैसे अखबार ले लिया, उसको पढ़ने की शैली कैसी है। और एक है अध्यापन या टीचिंग करवाना, कोई भी अपनी टीएलएम वगैरह तैयार करके टॉपिक लेके तैयार करके पढ़ाओ। और एक निबंध देखिए मन में आए जिस पे नहीं है, पहले वो जारी करते हैं 30-40 निबंधों के नाम, उनमें से किसी एक बिंदु पर क्या करना पड़ता है? निबंध लिखना पड़ता है। नहीं, वो जो 30 निबंध है ना उनमें से किसी एक को जो अच्छा लगे उस पर लिख लीजिए आप। तो सृजनात्मक प्रतियोगिताएं कितने प्रकार की? 2, एक तो शिक्षकों की और एक शिक्षार्थी यानी विद्यार्थियों। विद्यार्थियों की देखिए संख्या ज्यादा होने के कारण 3 स्तर पर होती है। ये कितने स्तर पर होती है? 3 स्तरों पर। 3 स्तर कौन से होंगे? खंड स्तर, फिर जिला स्तर, और फिर उसके बाद राज्य स्तर। देखो जो खंड में पहले स्थान पर आएंगे, देखिए उन बच्चों को कहां भेजा जाएगा? जिले में। जिले में फर्स्ट आएंगे उनको राज्य लेवल पर, और जो राज्य लेवल पर जो बच्चे फर्स्ट आएंगे उनको इनाम मिलेगी। यहां कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? देखिए प्रतियोगिताओं के नाम: एकल गीत, चित्रकला, आशु भाषण, आशु भाषण क्या होता है? क्विज, क्विज को क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तरी। और एक है निबंध। लास्ट अपनी कौन सी आ जाएगी? यहां लिख देता हूं, निबंध। इस तरह से कितनी होगी? 5 प्रतियोगिताएं होती हैं बच्चों की। शिक्षकों की होती है 3, टीचर्स के लेवल होते हैं 2, बच्चों के लेवल होते हैं 3। और इन सब में देखिए इनाम दिया जाता है जो फर्स्ट आता है। इनाम तो वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड को भी मिलती है, लेकिन अगली प्रतियोगिता में भाग लेगा केवल फर्स्ट ही। ये है इसमें। हाँ जी,
हाँ वही तो मैंने कहा था, आप लोगों से पूछा आशु भाषण क्या होता है भाई। एट ए टाइम देखिए टॉपिक दिया जाता है और उस पर कहा जाता है कि अब बोलिए आप इस पर, वो कहलाता हमारा आशु भाषण। ठीक है ना। तत्कालिक समय में जो भी देखिए उस समय जैसे ये प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है, उसमें से एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर बच्चे को बोलना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आशु भाषण। चित्रकला है, एकल गीत, ये आया हुआ सवाल था, हेडमास्टर भर्ती में पूछा था, निम्नलिखित में से शिक्षकों की कौन सी प्रतियोगिता नहीं होती। 3 तो ये था और एक ऑप्शन था चित्रकला। कौन सी नहीं होती है, चित्रकला। चित्रकला होती तो है लेकिन बच्चों की है वो। आगे लिखिए अगला कार्य, पुरस्कार योजना। 5वें नंबर पर एक और योजना लिखते हैं, पुरस्कार योजना। कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं यहां, और पुरस्कार योजनाएं देखिए कौन कौन सी हैं इसमें। शिक्षकों को और बच्चों को दोनों को पुरस्कार दिए जाते हैं। लिखिए शिक्षकों के लिए जो पुरस्कार है उसको लिखते हैं। सबसे पहले शिक्षा रत्न पुरस्कार, इसी में लिखना है, शिक्षा रत्न पुरस्कार किसको दिया जाएगा, शिक्षक को। एक ही बार मिला था 2017-18 में, क्योंकि ये योजना जब चली थी ना उसमें 2017-18 एक ही बार मिला था। देखिए उदयपुर की एक लेक्चरर थी, उसको मिला था, नाम तो मैं भूल गया, पुरानी बात होगी, 2017-18 की। शिक्षा रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है, शिक्षक को, और इनाम मिलता है इसमें 1 लाख रुपए। कितने रुपए मिलते हैं, 1 लाख रुपए। देखिए उसके बाद आयोजन ही नहीं करवाया, पता नहीं क्या है कारण। अब आप और हमको थोड़ी बताते हैं वो कारण। मुझे तो ये याद है कि उस समय ये परीक्षा ना, ये प्रतियोगिता हुई थी इनकी, और उसके अंदर ये इनाम दिया गया था। देखिए ऐसा कोई कारण निकल के नहीं आया कि हाँ बीच में कोरोना जरूर आ गया था, सबसे बड़ा तो मैं भूल गया, क्योंकि 18 का देने के बाद 19-20 का जब आयोजन होता उसमें 20 में क्या था, कोरोना था, और उस काल में नहीं करवाया, फिर 21 में भी नहीं करवाया। और अब देखिए जब एक बार माइंड से निकल गई, जो निकल गई चीजें, बीच में वैसे ही उलझ गए थे, बोर्ड वाले डरे और सहमे हुए थे पेपर आउट उसके चक्कर में, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक और आता है खेल रत्न, खेल रत्न पुरस्कार, ये विद्यार्थी का है भाई। विद्यार्थी को जो रुपए दिए जाते हैं देखिए यहां 51,000 रुपए। दूसरा देखिए कला रत्न, कला रत्न पुरस्कार, यह भी विद्यार्थी को दिया जाता है, 51,000 रुपए। ये देखिए छठे नंबर पर एक और आता है, एक पुरस्कार और है, एकल या दीव पुत्री योग्यता पुरस्कार। एक पुरस्कार और है, नाम से ही पता लग रहा है, अपने माता पिता के एकल संतान हो और वो भी लड़की हो तो। दूसरा, अपने माता पिता के 2 संतान हो, दोनों लड़कियां ही हो, तो उसके अंदर ये भाग ले सकती हैं इस पुरस्कार के अंदर। और इसमें ये देखिए फिक्स नहीं है कौन सी बच्ची को मिलेगा, कट ऑफ बनाते हैं, 50 बच्चियों को देना है तो 50 की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिनका नंबर आ जाएगा उनको मिल जाता है, बाकी जो नीचे रह जाती है उनको नहीं मिलता, यानी एक कट ऑफ जारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग। कौन सी क्लास में, 10वीं और 12वीं दोनों में दिया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में एक छूट और दी गई है इसके अंदर, ये कहा गया है
अगर दूसरे प्रसव के दौरान 2 जुड़वा लड़कियां हो जाती हैं तो तीनों बालिकाओं को शामिल किया जाएगा, तीनों को शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बच्चियों को इसका पुरस्कार का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये था आपने इसमें। अब लिखिए इसके अंदर एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार, हेडिंग लिख लिया आपने। लिखो, सबसे पहले लिखो प्रारंभ 2012 से। कब से है ये प्रारंभ? 2012 से। फिर लिखो इसके बाद पात्र, पात्र में लिखिए वे बालिकाएं जो अपने माता पिता के एकल संतान, अपने माता पिता के एकल संतान या द्विव संतान लड़कियां हो, लड़कियां हो। पहली शर्त तो यह है। दूसरी शर्त लिखो पात्रता की, कक्षा 10वीं व 12वीं के अंकों के आधार पर, 10वीं व 12वीं के अंकों के आधार पर एक निश्चित कट ऑफ, एक निश्चित कट ऑफ के अंतर्गत आने वाली बालिकाएं, एक निश्चित कट ऑफ के अंतर्गत आने वाली बालिकाएं। और अब लिखो अंत में लाभ, क्या लाभ मिलता है इनको। देखिए इसके अंदर लाभ के अंदर है कक्षा, और इसके अंदर देखिए एक लेते हैं जिला स्तर और एक लेते हैं राज्य स्तर। 2 लिस्ट अलग अलग बनती है। कक्षा 10वीं जिला लेवल पर तो मिलेंगे 11,000 रुपए भाई, जो बच्ची इसमें पात्र होगी, और राज्य लेवल पे मिलेंगे 31,000। 12वीं के अंदर देखिए सारे वर्ग शामिल हैं, सभी वर्ग, सभी वर्ग शामिल हैं इसमें। यहां मिलेंगे देखिए बच्ची को 11,000 रुपए जिला लेवल पर, और 12वीं में मिलेंगे देखिए यहां राज्य लेवल पर 51,000 रुपए। कौन सी योजना है ये? एकल या द्विव पुत्री योग्यता पुरस्कार है ये। कैसा पुरस्कार नाम दे रखा है इसको? योग्यता का। 2 छात्रवृत्ति की परीक्षाओं का आयोजन करवाता है बोर्ड, स्कॉलरशिप की। कौन कौन सी छात्रवृत्ति परीक्षाएं होती है यहाँ पर? NTSE और STSE, NTSE और STSE अपने यहाँ पर। अभी अखबार में देखिए थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में एक और कहा था कि हम एक परीक्षाओं का आयोजन और करवाएंगे अपने यहाँ पर, देखिए स्टेट के बच्चों के लिए, छात्रवृत्ति के लिए। अब वो काम देते किसको हैं? बोर्ड को देते हैं या RSCRT को देते हैं या किसी और एजेंसी को देते हैं?
वो हो जाएगा क्लियर किसको मिलती है। वो एक नई घोषणा और है एक छात्रवृत्ति की परीक्षा की, तो थोड़ा ध्यान रखना, अखबारों में वो चीज आएगी जब चालू होगी तो उसके बारे में जानकारी हो आपको। आगे लिखिए अब नंबर 7, NTSE। कौन सी? इसके अंदर देखिए हमने सभी वर्ग इसलिए लिखे, कला की लड़कियों की लिस्ट अलग बनती है, विज्ञान वाली बच्चियों की लिस्ट अलग बनेगी और कॉमर्स वालों की अलग मिलेगी। उनकी एक कट ऑफ जारी की जाएगी, यहां तक कि बच्चियों को इसमें अवार्ड देना है। अब कितना हर साल अलग अलग होता है, वो सरकार पे निर्णय, इस पे बोर्ड पे निर्भर है कि कौन सी बच्ची को वो पुरस्कार देना चाहते हैं, कौन सी को नहीं देना चाहते। ऐसा कोई जारी नहीं है कि इतने नंबर आने पर ही मिलेगा। संख्या भी फिक्स नहीं है, संख्या भी इसमें फिक्स नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखवाया आप लोगों को। हाँ जी, नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी वर्ग का मतलब मैंने बताया ना, कला, वाणिज्य, 12वीं में तो यही वर्ग आएंगे, है ना। कई बार क्या है कि देखो आपने सामाजिक वर्गों पर चले गए तो ऐसे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो आप लिख लिया करो या पूछ लिया करो सभी वर्ग का मतलब क्या है, कला, विज्ञान और वाणिज्य। सोचते कि यहाँ क्यों नहीं लिखा सभी वर्ग, क्योंकि यहाँ वर्ग होते ही नहीं है, यहाँ तो कॉमन एजुकेशन है हमारी। लिखो भाई इसके बाद नंबर 7वां कार्य, NTSE परीक्षाओं का आयोजन। NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये जो परीक्षा होती है इसका देखिए आयोजन जो करवाया जाता है वो किसके द्वारा होता है, NCERT। कौन करवाता है इस परीक्षा का आयोजन, NCERT द्वारा। कौन से लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर। पहले देखिए जो काम NCERT करेगी वो कौन करेगा, SCERT करेगा। पहले ये काम SCERT के पास था, SCERT ने देखिए असमर्थता दिखाई इसमें कि हम सही ढंग से नहीं करवा पाते, फिर ये काम उठाकर किसको दे दिया, बोर्ड को दे दिया। अब बोर्ड को ये जिम्मेदारी मिली हुई है कि इस परीक्षा का आयोजन कराओ। ये परीक्षा 2 लेवल पर होती है। इसके कितने स्तर होते हैं, 2 लेवल होते हैं। देखिए एक तो राज्य स्तर, और एक होता है राष्ट्रीय स्तर। 2 लेवल पर इस परीक्षा का आयोजन। सबसे पहले देखिए अगर हम करें राष्ट्रीय स्तर पे क्यों नहीं करवा लेते, इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि पूरे देश में बच्चों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, तो कैसे करवाई जा सके। पहले राज्यों को कहा गया और राज्य में देखिए ये जिम्मेदारी किसको दे रखी, अपने BSER को है। कौन करवाएगा अपने यहां, BSER अजमेर। थोड़ी डिटेल से जानकारी हो हमें। और राष्ट्रीय स्तर पर कौन कराएगा, NCERT, दिल्ली से होगी यह परीक्षा। अब जब राज्य इस परीक्षा को कराता है तो इस परीक्षा को कहा जाता है NTSE फर्स्ट लेवल, और इस परीक्षा को कहा जाता है NTSE लेवल सेकंड। जो फर्स्ट लेवल के बच्चे उत्तीर्ण होते हैं वो बच्चे सेकंड लेवल पर बैठते हैं बस। सेकंड लेवल के पात्र कौन होंगे, जो बच्चे यहां से पास होके जाएंगे वो बच्चे सेकंड लेवल के, और सेकंड लेवल में जो पास होंगे उनको इनाम मिलती है। तो सेकंड को मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये होती ही नहीं अपने यहाँ पर। तो बोर्ड द्वारा तो कौन से लेवल की होती है, मात्र लेवल फर्स्ट की एग्जाम होता है इसका, और ये बच्चे क्या होंगे, यहाँ उत्तीर्ण बच्चे पात्र होंगे। यहां जो बच्चे देखिए उत्तीर्ण होते हैं वो पात्र होंगे लेवल सेकंड।
बात आती है कि इस लेवल फर्स्ट में कौन से बच्चे भाग लेते हैं? कक्षा 10वीं में अध्ययनरत, कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी। कौन सी स्कूल, कोई सी में पढ़ते हो, गवर्नमेंट प्राइवेट जैसी भी हो, ये सब बच्चे कहे पात्र। और फिर ये पास हो जाते हैं, इनमें से जितने भी बच्चे, वो बच्चे देखिए फिर कहाँ जाएंगे? लेवल सेकंड। यहाँ पास होने पे कोई इनाम नहीं मिलती है, यहाँ से तो केवल पात्रता मिलती है लेवल सेकंड की। पहले हुआ करता था, बता दिए सब क्राइटेरिया, 55% होती थी पहले। हाँ, स्टेट की सीटों का निर्धारण कर रखा, जैसे अपने यहाँ 234 सीट है, और ये सीटें घटती बढ़ती भी रहते हैं नए नोटिफिकेशन के अनुसार। प्रदेश की बच्चों की संख्या के अनुसार वो डिसाइड करते हैं हर बार किस राज्य का कितना बच्चे पास होकर आएंगे, और फिर वहां जाएंगे नेशनल लेवल पर, फिर परीक्षा होगी, वहां जितने बच्चों का चयन होता है उन सबको क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलेगी। अब आप सोचो कि एक साथ पूरे देश के बच्चों का एग्जाम थोड़ी करवाया जा सकता, बहुत बड़ा काम होता है ये। आठवां का कार्य और लिखो इसका, STSE परीक्षा का आयोजन। जिस तरह NTSE होता है ऐसे ही होता है STSE भी, ये भी एक परीक्षा होती है अपने यहाँ। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन,